Okay, today we are going to discuss our previous year questions जो कि हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपी की बेस्ड पर मास्टर कैडर लेक्चरर कैडर एग्ज़ाम्स में ऑलरेडी आ चुके हैं। उनके क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन मास्टर कैडर और लेक्चरर कैडर में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, मास्टर कैडर होता कहाँ पे है? पंजाब में। पंजाब वाले इस पे फोकस करेंगे। ठीक है जी। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, द कंपाउंड टू गिव ओनली वन सिग्नल एट 1.7 ppm इन इट्स प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रम इज, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा, एसीटोन। ठीक है, एसीटोन का फार्मूला देख लीजिए आप एक बार, CH3 C डबल बॉन्ड CO CH3। ठीक है, सो बोथ मिथाइल्स आर इक्विवेलेंट, दोनों इक्विवेलेंट हैं, तो ये अपना सिग्नल देंगे, सेम सिग्नल देंगे, सिंगल सिग्नल आएगा। ठीक है, क्योंकि जो मिथाइल प्रोटॉन्स हैं, इस वाले प्रोटॉन, ये वाले प्रोटॉन और ये वाले प्रोटॉन, इनका एनवायरनमेंट सेम है, तो ये सेम एनवायरनमेंट की वजह से सिग्नल जो देंगे सिग्नल ही देंगे, सिग्नल देंगे। ठीक है, वन सिग्नल जो इसका लिखा ना, वन सिग्नल। ठीक है, और वो देंगे 1.7 ppm पर। वो क्यों देंगे? क्योंकि देखो, डाइमिथाइल ईथर 20 सिग्नल देता है, सिंगल सिग्नल देता है, सिंगलेट ही देता है। ठीक है, ये वाला भी सिग्नल जो सिंगल ही देता है। तो इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि अगर डाइमिथाइल ईथर के केस में बात करें तो CH3O CH3, the protons which are directly attached to carbon which is directly attached with the oxygen, तो इसकी वजह से ऑक्सीजन की डायरेक्ट इंटरेक्शन की वजह से जो ये ppm 3.3 के आसपास, 3.3 ppm के आसपास से अपना सिग्नल देंगे, बट उन्होंने स्पेशली मेंशन किया है 1.7 ppm, तो उसका आंसर एसीटोन होगा, क्योंकि जो मिथाइल प्रोटॉन्स हैं वो डायरेक्टली ऑक्सीजन की वजह से अटैच नहीं, वो कार्बन से अटैच है, इनकी इंटरेक्शन ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू ऑक्सीजन। सो दैट्स वाई जो सिग्नल हमारा आएगा वो एसीटोन ही करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, हाउ मैनी काइंड्स of protons are there in CH3 CH double bond CH2, so there are 3 kinds of protons, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हमारे पास बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोटोन डीकपल्ड कार्बन 13 स्पेक्ट्रम ऑफ एसीटोन, सो इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बिकॉज बहुत क्वेश्चन अच्छा है। ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा है क्योंकि ना CH3C, एक बार हम इसको ओपन करके देख लेते हैं, जो भी आपको डाउट लगा ना उसको स्ट्रक्चर को ओपन करके देख लिया करो। CH3CO CH3, तो इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्नल्स आएंगे? क्योंकि देखो, इस वाले और इस वाले मिथाइल का जो कार्बन का एनवायरनमेंट है सेम है, इनका एनवायरनमेंट सेम होने की वजह से ये एक सिंगल ही सिग्नल देंगे, सिंगल सिग्नल देंगे। ठीक है, सिग्नल इनका सिंगल आएगा, तो एक ही सिग्नल हो गया इसका, इनका एक सिग्नल इनका होगा और एक कार्बन का इसका, तो टोटल देयर आर 2 नंबर ऑफ सिग्नल्स, 2 नंबर ऑफ सिग्नल्स। तो इसका एक्चुअली में करेक्ट ऑप्शन 2 नंबर ऑफ सिग्नल्स है, लेकिन आई थिंक सो उन्होंने जो दिया हुआ है प्रीवियस ईयर में जो इसके आंसर की, उसमें ये लगाया 3 कार्बन, क्योंकि ये कार्बन 3 है, 3 काइंड को उन्होंने इसकी वजह से, मतलब 3 डिफरेंट कार्बन्स हैं, तो कार्बन 13 होगी, 3 सिग्नल्स देती, बट एक्चुअली में 2 होंगे, क्योंकि इनका एनवायरनमेंट तो सेम है, तो ये सिग्नल एक सिंगल ही सिग्नल देंगे, और ये कार्बन डिफरेंट, तो चलो इसका एक अलग होगा, तो देर आर 2 नंबर ऑफ सिग्नल। इसका करेक्ट ऑप्शन शुड बी दिस वन, 2 कार्बन 13 एनमार सिग्नल्स। गॉट इट? तो आप इसका आंसर यही ही लगाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरीन CH2OH इज एक्सपेक्टेड टू शो, तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा? कितने प्रोटॉन एनएमआर सिग्नल शो होंगे? ठीक है, तो
इसका आंसर जो आपको देखने को मिलेगा दैट इज, आपने कैलकुलेशन करनी है कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और कितने नंबर ऑफ और कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। दिस वन OH ग्रुप, दिस इज द CH2, गॉट इट। तो इसका जो नंबर ऑफ सिग्नल्स आएंगे वो क्या आएंगे, 2 आएंगे, ठीक है, 2 सिग्नल्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो दिस वन होगा। अब 2 कैसे आएंगे सिग्नल्स वो आपको बता देता हूँ। सो देयर इज मिथाइलिन ग्रुप CH2, these two protons are chemically equivalent and will appear as a one signal। तो एक सिग्नल तो इस वाले हाइड्रोजन का आ जाएगा, और हाइड्रोक्सल प्रोटॉन, द प्रोटॉन इज डिस्टिंक्ट एंड विल अपीयर एज ए सेपरेट सिग्नल। तो ये डिफरेंट है तो इसका एक सिग्नल सेपरेट आ जाएगा, ठीक है। सो its multiplicity can vary depending on exchange rates and coupling with the methylene protons। So therefore there are two distinct proton environments relating to two signal in the proton NMR। तो दो सिग्नल आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे देखना होता है। नेक्स्ट था प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रम ऑफ मॉलिक्यूल्स गिव इंफॉर्मेशन अबाउट। तो प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रम किसके बारे में बताता है, नंबर ऑफ पिक्स के बारे में बताता है, पोजीशन ऑफ पिक्स के बारे में बताता है, डेंसिटी ऑफ पिक्स के बारे में बताता है ऑल्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a compound shows proton NMR peaks at 240 Hz downfill from the TMS, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा, जो आंसर आएगा इसके अगर वैल्यूज निकालें 240 हर्ट्ज, क्योंकि जो इसका फॉर्मूला होता है ना लैम्डा ppm में, इसको हम डोनेट करते हैं, दिस वन केमिकल शिफ्ट इसको बोला जाता है। इन ppm फॉर्मूला होता है ऑब्जर्व्ड शिफ्ट डिवाइडेड बाय स्पेक्ट्रोमीटर फ्रीक्वेंसी, ये फॉर्मूला होता है। तो ऑब्जर्व्ड शिफ्ट कितनी है 240, और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो उसकी फ्रिक्वेंसी दैट इज 60 मिली हर्ट्ज, 60 मिली हर्ट्ज, ठीक है। तो इसको अगर हम आंसर देखेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, 4 आंसर आएगा। तो हमारे पास ऑप्शन 4 वाली है नहीं, तो ऑप्शन नॉट अवेलेबल इन दी गिवन चॉइसेस। तो अब इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो वो तो इसके बाद एक बार रीचेक कर लेते हैं, है ना। रीचेक करते हैं तो अगर हम 240 हर्ट्ज, इसको भी हम हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लेते हैं, 10⁻⁶ हर्ट्ज। अगर दोनों हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 4 इंटू 10⁻⁻⁶ हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4 ppm। सो करेक्ट आंसर इज 4 ppm, बट देयर इज नॉट ऑप्शन, सो इसका आंसर 4 ppm में आएगा। अब इसलिए कोई यहाँ पे ऑब्जेक्शन लगी होगी इस क्वेश्चन में। प्रोटॉन डीकपल्ड कार्बन 13 इथेनॉल एक्सपेक्टेड टू बी, प्रोटॉन डीकपल्ड कार्बन 13 NMR इथेनॉल इज एक्सपेक्टेड टू शो, कितने नंबर ऑफ कार्बन की पिक्स आएंगे ना जो कार्बन डीकपल्ड है इन इथेनॉल की। फिर हम एक बार स्ट्रक्चर बना लेते हैं, CH3 फार्मूला लिख लेते हैं उसका, CH3 CH2OH। सो देयर इज मिथाइल कार्बन एंड मिथाइलिन कार्बन, सर देयर आर 2 नंबर ऑफ कार्बन। तो इसका डायरेक्ट सीधा आंसर 2 सिग्नल्स आ जाएंगे, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। प्रोटॉन NMR ऑफ मिथेनॉल इज एक्सपेक्टेड टू बी, मिथेनॉल की जो फॉर्मूला आएगा दैट इज so this is methanol is expected to show proton NMR, so there would be one signal, ठीक है।
but there are two different types of proton. So there would be, if we will explain it, तो इसमें वन सिग्नल ही शो करेगा, बिकॉज जो सी एच थ्री ओ एच बिल्कुल पास पास है तो इनकी फास्ट एक्सचेंज हो जाएगा, एक्सचेंजमेंट इसकी फास्ट होगी, तो जिसकी वजह से रेजोल्यूशन एक ही शो करेगा, है ना। तो two signals is not an option, so we must choose from the given option. The question or options are flawed. If we are forced to choose the best fit from the given, and considering the possibility of simplified representation, it's still problematic. However, based on the provided options, and if only one signal was observed under certain conditions, very fast exchange, making the OH and CH3 signal appears as single broad peak, then one signal could be considered. If we already discussed, if they are there are fast exchange, so making the OH and CH3 signals appears as single signal broad peak, तो एक ही broad peak show करेगा. So then one signal could be considered. So what is the less common, the observing two distinct signals. So there are very less chance to get the two signals. Given the choices and the common knowledge that methanol has two distinct proton environments, as we know, leading to two signals, typically signal due to the fast exchange of OH proton. So there are none of the options perfectly described in the expected spectrum. However, if the question implies a very low resolutions or specific conditions where only one signal is resolved, it is possible without further context. The question is ambiguous. ठीक है, तो इसमें टू सिग्नल्स भी टू डबल, इसमें जो ऑप्शन हो सकता है वो मतलब कि इसके दो सिग्नल भी शो कर सकता है, ठीक है, और उसको वन सिग्नल भी शो कर सकता है, गॉट इट। क्योंकि अगर ऐसा आएगा तो एक तो वन डबलेट आएगा और वन क्वार्टेट आएगा, इफ़ देर इज़ नो एनी एक्सेप्शन, बट देर इज़ आल्सो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन, तो इसको मेक श्योर आप अच्छे से रीड आउट करोगे, ठीक है। ओके, सो और मेरे अकॉर्डिंग तो इसका वन सिग्नल ही इसका आंसर है, बिकॉज देर इज़ नो एनी कंडीशंस, तो ऑब्वियस हम नेचुरली फ्लो के साथ चलेंगे। नेक्स्ट इज सॉरी, प्रोटॉन एनमा स्पेक्ट्रम ऑफ HD जो ड्यूटेरियम है उसके साथ अपने देखना है। तो molecule HD consists of hydrogen atom and a deuterium atom. So both hydrogen and both are hydrogens, I know, you very well know, but the proton NMR have so hydrogen which is one, that is spin, nuclear spin, that is half, and in case of the deuterium spin is one. So this means it should be 1:1, 1:1 ट्रिपलेट, ट्रिपलेट शो करेंगे। वो कैसे शो करेंगे, जैसे एक की तो स्पिन हाइड्रोजन वन की स्पिन हाफ, एंड जो ड्यूटेरियम है दैट इज H2 स्पिन वन, स्पिन इज I इज इक्वल टू वन, ठीक है। तो वो 1:1:1 में ट्रिपलेट फॉर्म में अपना वो स्प्लिटिंग होगी, गॉट इट। सो नेक्स्ट इज NMR इनएक्टिव। तो NMR इनएक्टिव कौन से होते हैं, प्रोटॉन हाइड्रोजन न्यूक्लियर स्पिन I इज इक्वल टू हाफ, इसकी जो स्पिन है I हाफ है, कार्बन 12 I 0, कार्बन क्लोरीन 35 spin, nuclear spin is 3/2, and in case of fluorine 19 I is equal to half.
सो विच इज़ NMR इनएक्टिव। NMR इनएक्टिव वो होगा जिसकी न्यूक्लियर स्पिन जीरो होती है। तो किस केस में न्यूक्लियर स्पिन जीरो है? कार्बन 12 की जीरो। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। ऑल अदर आर NMR एक्टिव कंपाउंड्स। ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोटोन carbon 13 NMR of CH3 on in CdCl3 was recorded proton coupled CH3OH methanol. ठीक है. In case of carbon 13 NMR CdCl3 was recorded, it is showed a quartet of doublet. तो एक क्वार्टर शो करेगा. This is proton coupled, not a proton decoupled. This is proton coupled carbon 13 NMR. So proton coupled carbon 13 में अगर ऐसा लिखी होगी तो हम प्रोटॉन का देखेंगे स्प्लिटिंग. ठीक है. So there are two distinct type of protons. So two equivalent protons and one there is three equivalent protons. So they will give us data that is quartet of doublet. Next is proton NMR of nitroethane was recorded in CdCl3 solvent. It showed in case of nitroethane there are two distinct types as well. ठीक है. So हम आगे देखेंगे इसकी स्प्लिटिंग पैटर्न. तो स्प्लिटिंग पैटर्न में इसमें हमारे पास this one and this one. So this is the one quartet and one triplet. Correct answer हमारे पास ऑप्शन this one will be correct. So स्प्लिटिंग तो आपको आते होगी ना, कितने स्प्लिटिंग लेते हैं. n+1 रूल चलता है. इसमें 3+1 है 4. This is quartet. This is 2+1 that is triplet. So one quartet and one triplet. Correct option is this one. Methyl group of methanol just once again. Methyl group of methanol is proton NMR spectrum showed a doublet at say 3.5 and 3.95 if NMR probe frequency. This one the value of spin coupling constant. तो इसमें क्या निकालना है हमने J की वैल्यू स्प्रिंग कपलिंग कॉन्स्टेंट. सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 40 हर्ट्ज. दैट इज जस्ट एक फॉर्मूला अपने वैल्यूज़ को ऐड करना है. आपके पास जो ऑप्शन होगा वो डाटा को इनसे मिल जाएगा. तो इसका जैसे आपने क्या करना है 3.5 3.9. तो इसका जो सम है 10.4 और इसका जो डिफरेंस है दैट इज़ 0.4. ठीक है. तो आपने जो इसका जो डिफरेंस निकालना होता है वही इसका आंसर होगा. जैसे 0.4 इसका डायरेक्ट ऑप्शन है. जैसे मैं बता देता हूँ अगर ऐसे है पिक्स है तो इसका जो डिफरेंस है दिस वन दिस इज जी कपलिंग कांस्टेंट जी वो आपने निकालना. तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास 40 हर्ट्ज आंसर आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं हम. क्योंकि इसका एग्जैक्ट पता क्या होता है अगर आपको डाउट हो रहा है तो मतलब इसकी जो वैल्यूज निकालते हैं ना कैसे निकाल देते हैं. डिफरेंस बिटवीन द पिक्स. हाउ मच डिफरेंस बिटवीन द पिक्स देयर इज 0.4 इनटू जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी होती है उससे हम उसको मल्टीप्लाई करते होते हैं 100 मिली हर्ट्ज. हमारे पास 4 टाइम्स पर. ठीक है. नेक्स्ट इज प्रोटोन
Hb is coupled to four equivalent protons Ha. The multiplicity and relativity Hb protons कुछ है four equivalent protons four equivalent Hb coupled to four equivalent protons of Ha. The multiplicity and the relative intensity of the line signal should be Hb. This is coupled to four equivalent, so it means it would be हमें स्ट्रक्चर देखनी पड़ेगी कि इसकी स्ट्रक्चर क्या बन सकती है ना। और फोर इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास Ha ऐसे कुछ फोर प्रोटॉन्स हैं that Hb proton Hb is coupled to four equivalent protons Ha. The multiplicity and the relative intensity of lines in the signal Hb तो इसकी जो स्ट्रक्चर बनेगी क्वेश्चन इसका आंसर जो आएगा क्विंटेंट आएगा 1:4:6:4:1 अकॉर्डिंग टू n+1 रूल। ठीक है तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास क्विंटेंट 1:4:2 दिस वाला होगा। ठीक है ओके सो नेक्स्ट मूव करते हैं हम The proton coupled carbon 13 nm spectrum of CH3COOH was recorded, which is out of the following is correct statement. Nucleus spin of each carbon and hydrogen is half, so it show how many proton coupled. So it is also proton coupled. तो carbon की hydrogen की देखेंगे. In case of this one, the answer is प्रोटॉन कपल कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा so it shows one quartet and one singlet। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वही आपके पास ये वाला होगा सी ऑप्शन। ठीक है CH3COH, सो इसके क्वार्टर शो करेगा दिस वन इज सिंगलेट। ठीक है तो because carboxylic carbon this carbon is not directly attached to any protons, therefore it will appear as a singlet देगा अपना एक in this proton couple carbon 13 aromatic। so methylic carbon, this carbon is attached to the three equivalent protons in case of CH3 applying the n+1 rule, the multiplicity of the carbon this one is 4 quarter है ना। तो ये अपने सिग्नल जो देंगे वो थ्री इक्विवेलेंट्स अपना देंगे सिग्नल, तो this one would be quartet and this would be singlet। प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रम ऑफ मिथेनॉल शोज, मिथेनॉल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं CH3OH। मिथेनॉल प्रोटॉन के बारे में हमने डिस्कस कर दिया पहले कि ये एक ही सिग्नल शो करेगा
because there is fast exchange. तो two singlet tense double trouble. So there is, I think so, there is a problem in options, because there it should do, it should be the one singlet. ठीक है, सिंगलेट एक होना चाहिए, बट इन्होंने कुछ गड़बड़ किया हुआ है, क्योंकि आंसर में कुछ सिंगलेट ऑप्शन नहीं है। तो इसको अब एक बार रीचेक करना, लेकिन इसका आंसर सिंगलेट होना चाहिए ड्यू टू द फास्ट एक्सचेंज ऑफ दिस। अदरवाइज इसका आंसर ये वाला भी हो सकता है, अगर उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, अगर आपको ऑप्शन लगाना ही पड़ेगा तो वन इंटेंस डबलेट एंड वन वीक क्वार्टेट, ये वाला ऑप्शन होगा इसका आंसर सही, अगर आपको लगाना ही पड़े तो। अदरवाइज ऑप्शन सिंगलेट वाला ऑप्शन होगा तो आपको डेफिनेटली उस ऑप्शन की तरफ ही जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वैल्यू ऑफ मिथाइल ग्रुप इन द फॉलोइंग कंपाउंड इज, किसकी लैम्डा शिफ्ट ज़्यादा होगी, ठीक है, जिनकी केमिकल शिफ्ट किसकी ज़्यादा होगी, ये अपने कॉन्सेप्ट आपको मैंने स्टडी करवाया हुआ है कि किसकी केमिकल शिफ्ट ज़्यादा होनी है, ठीक है। इसका सॉरी, उसका ऑप्शन आप लास्ट वाले में, इसका ऑप्शन ये नहीं लगाना, आप इसका आंसर ये वाले लगाओगे, ठीक है, अगर आपको लगाना पड़ेगा टू सिग्नल्स दिखाना, ठीक है, क्योंकि दो डिफरेंट हाइड्रोजन है, तो मिथाइल प्रोटॉन्स आर इक्विवेलेंट एंड डोंट कपल विद द हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन ड्यू टू द रैपिड एक्सचेंज ऑफ द हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन। रैपिड एक्सचेंज की वजह से वो प्रोटॉन से एक साथ कपल नहीं करेगा जो हाइड्रोजन है, ठीक है, therefore they appear as singlet, तो एक सिंगलेट शो करेगा। सिमिलरली द हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन डज नॉट कपल विद द मिथाइल प्रोटॉन ड्यू टू रैपिड एक्सचेंज एंड अपीयर्स एज सेपरेट सिंगलेट, वो अपना एक सेपरेट सिंगलेट देगा, तो इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन आपने ये लगाना है, ठीक है, टू सिंगलेट्स इसका आंसर लगाना है, कहीं भी आपको मिथेनॉल के बारे में आ जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट करेक्ट ऑर्डर ऑफ लैम्डा शिफ्ट वैल्यू फॉर मिथाइल ग्रुप्स, द करेक्ट ऑप्शन इज, जिसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, ठीक है, तो सी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, सो दिस वन, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, इसका करेक्ट ऑप्शन तो NMR spectroscopy is the influenced by the electronegativiटी of the subjoint attached to the carbon atom bearing the protons. So more electronegative subjoints de-shield the protons, causing them to resonate at higher lambda values downfield. तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो डाउनफील्ड में शिफ्ट करेगा, डाउनफील्ड शिफ्ट करेगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव जितनी ज़्यादा होगी उतनी वो डाउनफील्ड शिफ्ट करेगा वैल्यूज़ की। सो करेक्ट ऑप्शन शुड बी ए। नेक्स्ट his question is proton decoupled carbon 13 NMR spectrum of 1 propanol is expected to show। अब बात आ गई प्रोटॉन डीकपल्ड की, ठीक है, तो 1 propanol हैज द केमिकल फॉर्मूला CH3 CH2 CH2H। So this is the formula of 1 propanol. So the structure of 1 propanol is this one. So in a proton decoupled carbon 13 NMR spectrum, the number of signals corresponds to the number of chemically non-equivalent carbon. As we know, atoms in the molecule, let us identify the unique carbon environment. So there are three different environments are attached. So one is methyl, and this one, and another one is CH2, and another one is CH, because this is the जिसका environment different, इसका भी environment different, इसका भी environment different. So these three carbon atoms are in a distinct chemical environments. So आंसर क्या होगा, 3 signals, where is 3 signals, आंसर 3 signals। प्रोटॉन डीकपल कार्बन 13 है, ठीक है, अगर प्रोटॉन कपल्ड होता है, कपल की जगह प्रोटॉन कपल लगा तो फिर हम प्रोटॉन के नंबर ऑफ स्प्लिटिंग देखते हैं। अगर प्रोटॉन डीकपल्ड है फिर कार्बन 13 एनएमएस की
कार्बन की देखेंगे हम पीक्स, तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ 3 कार्बन, सो अवर आंसर वुड बी 3 सिग्नल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आएगा आईआर के बेस पे, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेस पे क्वेश्चन है, इन द आईआर स्पेक्ट्रम ऑफ वाटर बॉन्डेड टू मेटल MOH2 बॉन्ड द एक्सपेक्टेड आईआर बैंड विल बी। तो इसका जो ऑप्शन है हमारे पास, दैट इज कितने नंबर ऑफ बैंड शो करेंगे, वाटर बॉन्डेड टू मेटल, एक मेटल के साथ वो बॉन्डिंग में है, तो जब भी मेटल किसी वाटर के साथ बॉन्डेशन में या मतलब बॉन्डिंग में आता है, तो आईआर स्पेक्ट्रम में क्या होगा, जो कोवलेंट बॉन्डेड है metal through an MOH bond, it typically considered a coordinated water molecule. So in this scenario, the water molecule symmetry lower from free water. So due to this coordination with metal, this reduction in symmetry can lead to the appearance of new IR active modes or the splitting of existing ones. So there are 3 IR bands would be answer. Got it? Because there are 3 fundamental vibration modes: symmetric stretching, asymmetric stretching, and bendings are typically observed in the IR spectrum. The coordination of to the metal can also introduce a new MOH2 bonding mode, but this question specifically asks for the number of IR bands related to the water molecule itself. So there were 3 fundamental modes of the water molecules expected to be observed. So the correct option is 3 IR band. Which of the following molecules do not show vibrational infrared spectrum? तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हाइड्रोजन होगा, बिकॉज इसकी डाइपोल मोमेंट क्या है, जीरो. So dipole moment is always zero and vibration does not induce change in dipole moment. Therefore H2 hydrogen does not show a vibrational infrared, तो vibrational infrared spectrum नहीं शो करता. In case of water, H2O, water is a polar molecule with a permanent dipole moments, its vibration इसमें सिमेट्रिक स्ट्रेच होगा, एसिमेट्रिक स्ट्रेच होगा, बेंडिंग होगी, कॉज चेंजेस इन द डाइपोल मोमेंट, क्योंकि डाइपोल मोमेंट चेंज होती रहती है, सो मेकिंग आईआर एक्टिव. जिसकी डाइपोल मोमेंट चेंज होगी वो आईआर एक्टिव होगा. ठीक है, HCl में सेम केस, हाइड्रोजन दिस इज ए हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स विद ए परमानेंट डाइपोल मोमेंट, इसके पास डाइपोल मोमेंट होती है, सो इट्स वाइब्रेशन causes changes in the dipole moment making it IR active. Ammonia molecules is a polar molecule with a permanent dipole moment, so its vibration causes changes in the dipole moment making it IR active. तो correct option was hydrogen होगा. IR spectrum of water is expected to show, वाटर का IR स्पेक्ट्रम शो लग रहा है 3 IR. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है. ठीक है, IR स्पेक्ट्रम ऑफ वाटर इज एक्सपेक्टेड टू शो, वाटर में H2O, देर H2O, जो कितने नंबर ऑफ होंगे, 3 IR बैंड्स फॉर्म होंगे. तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 3n-6 नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स, 3n-6 how many number of atoms, 3, तो 3 into 3 minus 6, आंसर would be 3. ओके, तो इसका जो होगा हमारे पास आंसर 3 IR बैंड होगा. ओके, so next is, which of the following is the wave number of near infrared spectrometer? तो आंसर इज सी. Near infrared spectroscopy typically covers the wavelength ranges from approximately 780 nanometer to 780 nanometer to
to 500 nanometer. So convert in if centimeter per centimeter, so we use the relationship. अगर हमने इसको वेव नंबर में कन्वर्ट करना है पर सेंटीमीटर में, सो दिस इज वेव नंबर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई वेव लेंथ, जो आपके पास वेव लेंथ है, ठीक है, वेव लेंथ है नैनोमीटर में कर लेंगे। सो 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई 780 नैनोमीटर, तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर 12820 पर सेंटीमीटर के आसपास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा करेक्ट ऑप्शन। In respect of IR spectrum of SO2, which of the following statement is correct? एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। In respect of IR spectrum SO2, which of the following statement is correct? तो IR स्पेक्ट्रम में कितने नंबर ऑफ शो करेंगे? सो इट शोज, so it's a non-linear molecule. Sulfur dioxide is non-linear. Non-linear molecules, the number of fundamental vibration modes and thus the number of IR. अगर तो वो लीनियर है, अगर स्ट्रक्चर लीनियर है तो फॉर्मूला होता है 3n-5। अगर वो नॉन लीनियर है तो फॉर्मूला होता है 3n-6। दिस इज द नॉन लीनियर। 3n-6 का फॉर्मूला लगाएंगे। 3n कितने नंबर ऑफ एटम्स है? 3 नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो 3-6, इसका आंसर आ जाएगा 3। तो इसके जो कितने परसेंट नंबर ऑफ वाइब्रेशंस की पता ही चलता है कितने नंबर ऑफ पीस हैं, तो इट शोज 3 IR बैंड्स। ठीक है, 3 IR बैंड्स। The IR spectrum of H2 molecule is spectrum 2। फिर वही बात H2O का इन्होंने पूछा है, H2O का ही पूछा है। कितने इसमें शो करेंगे स्पेक्ट्रम, IR स्पेक्ट्रम? सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वही भी 3 होगा। और 3 IR स्पेक्ट्रम होंगे शो। 3 किस में शो कर रहा है? 2 OH के एंड 1 OH1। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन सी है। तो हमेशा याद रखना, H2O का उन्होंने बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये अपने नोट डाउन कर ही लेना है। वाटर का तो हमेशा ही कर लेना है कि 2 OH स्ट्रेचिंग होगी, 1 OH स्ट्रेचिंग, और टोटल 3 नंबर ऑफ बैंड्स आएंगे। 3 IR इसकी वैल्यू 3 इसका आंसर आएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। ए फंडामेंटल IR बैंड अपीयर्स एट 1000 पर सेंटीमीटर, इट्स ओवर ट्यून इज एक्सपेक्टेड टू। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में डेफिनेटली आने वाले हैं। ठीक है, मतलब कि जितनी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्वेश्चन आते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने अच्छे से स्टडी करना है, सबको माइंड में बिठा के जाना है, आंसर इनके सबकी बेसिक क्लियर करके जाना है। फंडामेंटल IR बैंड अपीयर्स एट 1000 पर सेंटीमीटर, इट्स फर्स्ट ओवरटोन इज एक्सपेक्टेड टू। फर्स्ट ओवरटोन कहाँ पे एक्सपेक्ट होगी? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा, 2000 पर सेंटीमीटर। ठीक है, बिकॉज 2 इंटू मल्टीप्लाई होगा दिस वन पर सेंटीमीटर, तो 2000 पर सेंटीमीटर में IR की बात शो होगी। नेक्स्ट इज द कंपाउंड दैट गिव शार्प बैंड्स एट 3300 and 2150 पर सेंटीमीटर IR स्पेक्ट्रम। तो इसमें हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं, दैट
would be आंसर। करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा इसका? देखो, शार्प बैंड 3300 पर सेंटीमीटर में इट इंडिकेट्स दैट द प्रेजेंस ऑफ सी एच स्ट्रेच। सी एच स्ट्रेच है, ठीक है। सी एच की स्ट्रेच की वजह से यहाँ पे एक वैल्यू आएगी, स्ट्रेच, और क्या शो करता है जो स्ट्रेच है, किसकी स्ट्रेच की वजह से? अल्काइन की वजह से। मतलब ए वाला कार्बन इस वैल्यू पे स्ट्रेच देता है, मतलब कि इसमें इस वो वाला हाइड्रोजन है जो कार्बन के साथ अटैच है, जो ट्रिपल बॉन्डेड है। ए शार्प बैंड अराउंड 12150 के आसपास जो शो करता है वो किसका होता है? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो सीधी सीधी सी बात दिख रही है हमें कि ये क्या होगा, क्या हो सकता है? ये ऐसी कुछ स्ट्रक्चर होगी, क्योंकि बुटाइन टू बुटाइन नहीं हो सकता। टू बुटाइन्स एंड एटर्नल अल्काइल, इसमें एक एटर्नल होगा, सो विच लैक्स ऑफ टर्मिनल इसमें, क्योंकि ये टर्मिनल में होना चाहिए। टर्मिनल में ये चीज़ हो सकती है। टर्मिनल किस चीज़ में हो सकता है? ये वाली चीज़। अगर बुटाइन में देखेंगे तो बुटाइन की स्ट्रक्चर ये नहीं बनेगी ना, बुटाइन की तरफ तो ये आ गया, ठीक है। कार्बन ए वाला सिंगल कहाँ पे गया? तो ये किस केस में आया? सिर्फ वन बुटाइन में। तो इसका आंसर ये हो गया। आप एक बार स्ट्रक्चर अच्छे से देख लेना तो आपको क्लियर हो जाएगी। Intense bands generally observed for a carbonyl group in the IR spectrum is due to the force constant of CO is large। तो इसका आंसर ये होगा। A strong bond like the double bond in a carbonyl group has a large force constant, so leading to high vibrational frequency and often an intense absorption in the IR spectrum. So that's why this option is correct। ठीक है। Next question is the value of stretching frequency of carbonyl group in the compound X Z will be in the order। So based on the analysis, the order of decreasing carbonyl stretching frequency will be X greater than Y greater than Z। So correct option is this one। So first one is acetone, second one is methyl acetate, so that is estamides। ठीक है, तो यहाँ से आप देख लेना स्ट्रक्चर से। The carbonyl bond is pure double bond with no significant resonance contribution from adjacent atoms to reduce its double bond character। double bond character की reduced कम नहीं हो सकती, so this will have the highest stretching frequency in case of so पहले इसकी आएगी, फिर second methyl acetate। in case of methyl acetate the oxygen atom lone pair can participate in resonance with the carbonyl group। इसके कर सकते हैं carbonyl group के साथ resonance, so reducing the carbonyl bond character and lowering the stretching frequency compared to acetone। So that's one to 2 number। Third one is acetamide, the nitrogen atoms lone pairs is more readily donated to the carbonyl, not acetamide, it's a resonance also comes in resonance, so that's why the significant reduces the carbonyl bond character, इसका bond character भी decrease हो जाएगा, so reduces the result in lowest stretching frequency, so that's why the correct option is what? Which of the following bonds will show the strongest absorption in the IR? तो strongest, जो स्ट्रॉन्गेस्ट आपने इसका आंसर देना है कि किस में अब्जॉर्प्शन स्ट्रॉन्गेस्ट होगी, आपने पढ़ा होगा
ठीक है, कौन कौन से इफेक्ट करते हैं आईआर ऑब्जॉर्प्शन को। ठीक है, तो हमेशा याद रखना आपके पास जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑब्जर्वेशन होती है वो अट्रैक्शन ग्रुप की होती है। ओ एच की आसपास होती है, इसकी होती है 340 3400 के आसपास इसकी जो ऑब्जर्वेशन होती है। ठीक है, सी एच बॉन्ड की आसपास होती है 3000 के 3000 टू 284। एन एच की होती है इसकी होती है हमारे पास 33, और एस एच बॉन्ड की होती है मेरे पास 260 टू 250 है ना। तो सबसे ज़्यादा ओ एच की होती है। द नंबर ऑफ हायर एक्टिव वाइब्रेशनल मोड्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज, तो इसका जो कार्बन डाइऑक्साइड है आपको पता है ये क्या है, लीनियर मॉलिक्यूल है, मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। लीनियर मॉलिक्यूल में फॉर्मूला लगेगा 3n-5, तो कितने नंबर बाटू सर, 3, 5, आंसर आ गया 4। तो इसके जो हायर एक्टिव वाइब्रेशनल मोड्स होंगे 4 हो गए करेक्ट ऑप्शन। याद रखना अपने लीनियर और नॉन लीनियर बस हायर में। Correct statement about CO stretching frequency in the air spectrum of cyclopentanone and cyclohexanone. The correct statement about the CO stretching frequency in the air spectrum, तो आंसर होगा इसका साइक्लोपेंटानोन। साइक्लोपेंटानोन ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। एक्सप्लेनेशन आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एक तो रिंग स्ट्रेन होगा, साइक्लोपेंटानोन का रिंग स्ट्रेन की वजह से होगा। ठीक है, इसकी जो मेंबर रिंग चेन है, ठीक है, 5 मेंबर रिंग है साइक्लोपेंटानोन। ठीक है, ये वाला एक ऑप्शन आएगा, और इसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी है उसके बेस पे इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज द आईआर स्पेक्ट्रम ऑफ H2 मॉलिक्यूल इज एक्सपेक्टेड टू शो, फिर वही क्वेश्चन आ गया, सेम आईआर स्पेक्ट्रम ऑफ वाटर टू स्ट्रेचिंग ऑफ वन बैंड। हाँ, डायरेक्ट आपने आंखें बंद करके इसका आंसर बात करना है। क्वेश्चन इज ए फंडामेंटल आईआर वेट ऑफ 50 सेंटीमीटर फर्स्ट ओवरटोन इज एक्सपेक्टेड टू, फर्स्ट ओवरटोन क्या होगी, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है हमने, फर्स्ट में बस 3 का आंसर आ जाएगा इसका। In nuclear magnetic resonance, transition is shifted from the reference this one and spectrum by this one calculate the chemical shift। तो केमिकल शिफ्ट अपने निकालनी है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के से। तो इसके बाद हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो इसका जो आपके पास आंसर आएगा वो देखो, अगर केमिकल शिफ्ट, फ्रिक्वेंसी इन शिफ्ट, फ्रिक्वेंसी शिफ्ट नीचे इसकी वैल्यू हम आ जाएगी 29 शो कर रहा है ना उसकी स्पेक्ट्रोमीटर की फ्रिक्वेंसी शिफ्ट ये दिखा रहा है, और 400 वो दिखा रहा है ना उसका स्पेक्ट्रोमीटर फ्रिक्वेंसी 529। ये ऑलरेडी पहले क्वेश्चन भी आ गया इसके टाइप का था, लेकिन वो कुछ वैल्यूज डिफरेंट थी, तो इसको हम सेम वैसे ही करेंगे 400 इंटू 10⁻⁶। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 1.322 इंटू 10⁻⁶। तो हमारे पास जो आंसर नियर अबाउट आ रहा है 1.32 ppm के आसपास आंसर आ रहा है, तो इसका आंसर करेक्ट होगा 1.322। नेक्स्ट इज द यूवी स्पेक्ट्रम ऑफ एल्डिहाइड शो प्रोमिनेंट बैंड्स ड्यू टू, सो इसका जो ऑप्शन होगा एल्डिहाइड है तो N2 pi star 5 pi star इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इस यूवी स्पेक्ट्रम ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड्स, फॉर्मेल्डिहाइड में यूवी स्पेक्ट्रम शो करेगा, तो फॉर्मेल्डिहाइड का आपको फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मेल्डिहाइड में N2 pi star ट्रांजिशन, pi to pi star ट्रांजिशन, N2 sigma star ट्रांजिशन। सो
एन टू बाइट ट्रांजिशन और पाई टू बाइट स्टार ट्रांजिशन होगी इसमें। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका जो होगा फाइनल यही होगा, एन टू पाई स्टार और पाई टू पाई स्टार। पैथोक्रॉमिक शिफ्ट, पैथोक्रोमिक आपको ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था, हाइपोक्रोमिक, हाइप्सोक्रोमिक, ये सब आपको मैं ऑलरेडी सेशन में टीच कर चुका हूँ। ठीक है, तो आपको इसको शायद मैंने एक ट्रिक भी बताई होगी इसको कैसे याद रखना है, पैथोक्रोमिक शिफ्ट को और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट को। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, यूवी स्पेक्ट्रम ऑफ aldehyde in 200 to 400 nanometer spectrum to show n to pi star or pi to pi star as well, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सो नेक्स्ट सेशन में हम मॉसबार और एनक्यूआर के जो एमसीक्यू हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारे पास सारे एमसीक्यू हैं, मॉसबार और ईएस और एनक्यूआर के रह गए। सो इसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लेंगे। ओके जी, थैंक यू।